हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। एंड आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में और उसके सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर। ओके, तो देखो साइंस की लैंग्वेज में मिक्सचर क्या होता है उसको समझते हैं। व्हेन two or more than two substances are mixed together in any ratio without any chemical reaction between them, resulting in the formation of mixture। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, मिक्सचर की, कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है किसी भी रेशियो में बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, लेट्स सपोज हम शुगर को सॉल्ट के साथ मिक्स कर रहे हैं, शक्कर और नमक को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये बताओ, क्या शुगर को सॉल्ट में मिलाने पर, मिक्स करने पर क्या कोई नया सब्सटेंस बना? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, मींस कोई केमिकल रिएक्शन यहां पे नहीं होगी, जस्ट यहां पर शुगर और सॉल्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? तक यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो मिक्सचर के फॉर्मेशन में जिन सब्सटेंस को हम आपस में मिला रहे हैं, उन सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मींस नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। क्लियर है? तक फिर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी रेशियो, मींस जिन सब्सटेंस को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं उसको किसी भी रेशियो में मिक्स किया जा सकता है। और उसका मतलब क्या है उसको देखो। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 5 ग्राम शक्कर को 10 ग्राम नमक के साथ मिक्स कर दें, तो हमें मिक्सचर मिलेगा। तो बताओ, क्या 6 ग्राम शक्कर को 10 ग्राम नमक में मिक्स करूंगा तो क्या मिक्सचर नहीं मिलेगा? तो भी मुझे मिक्सचर मिलेगा। 7 ग्राम शक्कर को 10 ग्राम नमक के साथ मिक्स करने पर भी मुझे मिक्सचर मिलेगा। तो यहां पर क्या है, जिन सब्सटेंस से मिक्सचर बन रहा है उन सब्सटेंस के रेशियो को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर रेशियो है 5:10, यहाँ पे सेकंड केस में रेशियो है 6:10, फिर यहाँ पर रेशियो है 7:10। तो रेशियो क्या हो रहा है, सब्सटेंस का चेंज हो रहा है मिक्सचर के फॉर्मेशन में। तो मिक्सचर के फॉर्मेशन में जिन सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है उन सब्सटेंस के रेशियो को चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? तक चलिए, फिर देखो, मिक्सचर जिन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है उन सब्सटेंस को उस मिक्सचर का कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर का कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट क्या है, शुगर और सॉल्ट। क्लियर है? तक चलिए, इतना नोट करो आप लोग। ओके, अब देखो, लेट्स सपोज सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि सॉल्ट और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, फिर हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है ना, सॉल्ट जस्ट वाटर में जाके डिसॉल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है। क्लियर?
फिर सेकंड केस देखो, लेट्स सपोज हम सैंड को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखो, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने पर सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, फिर देखो यहां पर जब हम सैंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर मिक्स करेंगे तो सैंड के पार्टिकल्स वाटर में नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। ठीक है, जैसे हमें यहां पर क्या मिलेगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा। क्लियर? तो मिक्सचर के दो टाइप्स पॉसिबल है। ठीक है, तो एक टाइप का मिक्सचर होता है, तो देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो एक टाइप का मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्लियर आता है? चलिए, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जिस सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाया जा रहा है, उस सब्सटेंस का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है। ठीक है, मींस ये जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्ट और वाटर, उन कंपोनेंट्स के कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो उस टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पर जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मींस क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट, तो वो कंपोजिशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। कंपोजिशन किसका, कंपोनेंट का, सब पढ़ा हुआ है, जस्ट एक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है कंपोनेंट का, वो क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इज सच टाइप ऑफ मिक्सचर इन which the composition of the component is uniform, and heterogeneous mixture are such type of mixture in which composition of the component is non-uniform. क्लियर है यहाँ पर? चलिए, फिर यहीं पर एक और बात देखो। अब बताओ, इस मिक्सचर को मैं अगर हीट करूं तो हीट करने पर वाटर सॉल्ट से सेपरेट हो जाएगा। इस मिक्सचर को हीट करूं तो भी वाटर सॉल्ट से सेपरेट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर ये वाटर इवोपरेट हो जाएगा और इवोपरेट होकर सॉल्यूशन इस मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को आसानी से फिजिकली सेपरेट कर पा रहे हैं। सिमिलरली इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से आसानी से फिजिकली हम सेपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम मिक्सचर में उसके कंपोनेंट को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में लिखना, वी कैन सेपरेट the component of mixture by physical method. ओके, अब ये पॉइंट मैंने क्यों बताया? ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि हम कंपाउंड के कंपोनेंट को इजीली एक दूसरे से फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपाउंड के कंपोनेंट क्या होते हैं? तो कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो किसी कंपाउंड के कंपोनेंट दैट इज एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट हम नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, तो जैसे कि वाटर है, तो वाटर में
उसका केमिकल कंपोजिशन है H2O। तो क्या हम वाटर को हीट करके उसके कंपोनेंट एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, तो वाटर को हीट करने पर अल्टीमेटली उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, मीन्स वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैसेस स्टेट में भी वहां पे क्या पाया जाएगा? H2O मॉलिक्यूल पाया जाएगा। तो लिक्विड स्टेट में भी H2O और गैसेस स्टेट में भी H2O, तो उसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए, मीन्स उसके जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए फिजिकल मेथड से। क्लियर यहां तक? तो ये दो डिफरेंस है इसके बीच में, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, ठीक है? वी कैन नॉट सेपरेट द constituent elements of compound by any physical method। यहां पे फिजिकल मेथड लिखा हुआ है, अगर आपने वो देख नहीं रहा होगा तो, ठीक है? चलिए, तो ये है इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ मिक्सचर, ठीक है? इतना नोट करो, फिर और डिस्कस करते हैं। ओके, नोट हो गया? चलिए, अब देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि होमोजीनियस मिक्सचर को अल्टीमेटली क्या कहा जाता है? ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है? और सिंपली सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन मींस होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? तो सॉल्यूशन मीन्स homogeneous mixture of two or more substance whose composition can be varied up to certain limit। तो ये होगी सिंपल सी डेफिनेशन किसकी? सॉल्यूशन की। अब यहां पे समझाता हूं आप लोगों को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन कहा जाएगा। फिर देखो अगली लाइन क्या लिखी हुई? whose composition can be varied up to certain limit। इसका क्या मतलब है उसको समझो। तो देखो लेट्स सपोज हम वाटर ले रहे हैं और वाटर का 100 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है? इसमें हम डिसॉल्व करेंगे शुगर को, ठीक है? तो शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, मीन्स सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? चलिए अब देखो लेट्स सपोज मैंने 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व की और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई, ठीक है? तो इनिशियली रेशियो कितना इन कंपोनेंट का? 10/100, ठीक है? फिर मैंने क्या किया? कुछ और अमाउंट शुगर की वाटर में डिसॉल्व कर दी। लेट्स सपोज 2 ग्राम और डिसॉल्व कर दिया शुगर, तो ये कितना हो गया? 12 ग्राम। और वाटर उतना का उतना ही है, वाटर 100 ग्राम है, तो
तो अभी कंपोजिशन कितना हो गया, मीन्स रेशियो कितना हो गया 12/100 शुगर और वाटर का रेशियो, दैट इज कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट। ओके, तो ये कंपोजिशन वैरी हुई, उनका रेशियो, कंपोनेंट का रेशियो वैरी हुआ, और 12 ग्राम शुगर भी वाटर में डिजोल्व हो गई। फिर मैंने 1 ग्राम और डिजोल्व किया, तो वो हो गया 13 ग्राम 100 ग्राम वाटर में, और ये भी हो गया डिजोल्व। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने 1 ग्राम और डिजोल्व किया शुगर का, मीन्स जब मैंने 14 ग्राम शुगर डिजोल्व की वाटर में 100 ग्राम वाटर में, तो वो एक्स्ट्रा 1 ग्राम वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, मीन्स यहां पर हमें जो मिक्सचर है वो क्या मिल जाएगा, हेट्रोजीनियस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो पूरी की पूरी 14 ग्राम अमाउंट है शुगर की, वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पा रही, केवल 13 ग्राम ही डिजोल्व हो पा रही है। यहां तक क्लियर सभी को? तो इसका ये मतलब था उस कंपोजिशन कैन बी वेरीड अप टू सर्टेन लिमिट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं कि हमें पूरा का पूरा जितनी भी अपने पास दुनिया में शक्कर है वो पूरी की पूरी अपन 100 ग्राम पानी में डिजोल्व कर देंगे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि जिन सब्सटेंस को आपस में मिलाया जा रहा है उन सब्सटेंस का कंपोजिशन मींस रेशियो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वेरी किया जा सकता है, और वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो फिर वो सॉल्यूशन, वो जो मिक्सचर है क्या बन जाता है, हेट्रोजीनियस बन जाता है। क्लियर है? यहाँ तक चलिए, तो इसको नोट करो डेफिनेशन वगैरह। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन जिन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के लिए जो कंपोनेंट डिफाइंड है वो क्या क्या है? तो एक मेन कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं उन्हें कहा जाता है सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, दो टाइप के कंपोनेंट्स, तो एक है सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एक ही होता है बट सॉल्यूट एक से ज्यादा पॉसिबल है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट। क्लियर? अब टेक्निकली सॉल्वेंट क्या होते हैं? तो सॉल्वेंट मींस सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है या फिर जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ओके, और सॉलिड क्या होगा? सॉलिड वो कंपोनेंट है जो प्रेजेंट होगा लेस अमाउंट में। यहां पर लार्ज लिख देते हैं, which is present in lesser amount। क्लियर है आप सभी को? चलिए, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम एक कंटेनर ले रहे हैं और उस कंटेनर में वाटर ले रहे हैं। ओके, ये है वाटर। अब इसमें हम जब सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर यहां पर क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर? फिर अगर हम इसमें शुगर भी ऐड कर दें तो शुगर भी इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, तो शुगर भी क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। तो इस सिचुएशन में इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो एक ही है दैट इज वाटर, बट सॉल्यूट दो हो गए, सॉल्ट एंड शुगर। क्लियर है तक? तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक होता है बट सॉल्यूट एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है तक? चलिए, फिर देखो, अगर किसी सॉल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट है, मींस एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है,
फिर अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है मीन्स एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट, तो वो कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली 4 कंपोनेंट होते हैं तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लियर? ये सब आपको जस्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड हमें स्पेसिफिकली डिस्कस करना होता है बाइनरी सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर टॉपिक में। चलिए नोट करो इसको भी। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि हम जो सॉल्वेंट लेंगे और उस सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी, इट इज आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक है। तो उसमें जब हम सॉल्यूट मिलाएंगे और सॉल्यूट की कोई भी फिजिकल स्टेट हो सकती है, क्लियर। तो फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो वो फिजिकल स्टेट होती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जैसी होगी, ठीक है। मीन्स जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट होगा उसी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन भी होगा, क्लियर। जैसे कि हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। शुगर होता है सॉलिड स्टेट में, वाटर होता है लिक्विड स्टेट में। वाटर यहां पे सॉल्वेंट है और शुगर यहां पे सॉल्यूट है। तो देखो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। दैट इज सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होती है जो कि सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होती है जो कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है, क्लियर है तक। तो इसी के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। ओके, तो फर्स्ट देखो, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, क्लियर। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे फर्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व है, ठीक है। एग्जांपल शुगर इन वाटर, पानी में शक्कर घुला हुआ है तो शक्कर सॉलिड, वाटर लिक्विड, फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट, ठीक है। फिर सोडियम इन मरकरी, तो सोडियम मरकरी में डिसॉल्व होता है और क्या बनाता है, एमालगम बनाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, सोडियम एमालगम बोलेंगे, ओके। तो मरकरी में जब कोई मेटल डिसॉल्व होता है, मरकरी में जब कोई मेटल डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है, एमालगम बनता है। यहां तक क्लियर। सोडियम सॉलिड, मरकरी लिक्विड,
क्लियर है तक? चलिए फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड में डिसॉल्व है। तो इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सोडा वाटर, इसको सोडा वाटर बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर लिक्विड है, तो गैस वाटर में डिसॉल्व है। क्लियर? फिर सिमिलरली ऑक्सीजन गैस इन वाटर, तो जो एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं वो एक्वेटिक क्रिएचर्स वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जांपल गैस इन लिक्विड का, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, थर्ड देखो, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, सिमिलरली एसीटोन इन वाटर, अल्कोहल लिक्विड, वाटर लिक्विड, एसीटोन लिक्विड, वाटर लिक्विड। ठीक है, एंड सॉलिड इन लिक्विड में एक और एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको लिखता हूं यहां पे, यहां लिखता हूं, आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन इन एल्कोहल। तो आयोडीन होता है सॉलिड, एल्कोहल होता है लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, और आयोडीन का एल्कोहल में सॉल्यूशन कहलाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन होता है ये, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लो, फिर और डिस्कस करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, फिर अब सेकेंड, फिर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज गैस। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ओके, अब इसके एग्जांपल है फर्स्ट सॉलिड इन गैस, तो आयोडीन इन एयर। ठीक है, तो एयर की फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट और आयोडीन की फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट। तो आयोडीन के पार्टिकल्स एयर में डिसॉल्व है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा इसका सॉलिड इन गैस का। क्लियर? फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर के मींस कपूर के पार्टिकल्स नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व है, तो वो भी क्या होगा? सॉलिड इन गैस का। कैम्फर सॉलिड स्टेट में होता है, कपूर। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, गैस इन गैस। तो इसका सिंपल एग्जांपल है एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस नंबर ऑफ गैसेस। ओके, फिर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, तो इन दोनों के मिक्सचर बोला जाता है वाटर गैस, इसका बोला जाता है वाटर गैस बोला जाता है। ठीक है, जो कि ऑब्टेन होता है कोक मींस कार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराने पर। जब कार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तब जाके बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, तो इस वजह से इसको, यहाँ पे वाटर है जो कि स्टीम के फॉर्म में, तो इस वजह से इसको वाटर गैस बोला जाता है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल, लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस का सिंपल सा एग्जांपल, वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है।
ठीक है, चलिए नोट करो इसको फटाफट। वीडियोस को पॉज करके नोट कर लिया करो। ओके, फिर देखो नंबर थर्ड। नंबर थर्ड, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, तो वो क्या कहलाएंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, चलिए तो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं? एलॉयज। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, एलॉयज के एग्जांपल में जैसे ब्रास, तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, फिर ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, दैट इज Sn। क्लियर? फिर एक एलॉय होता है दैट इज एल्निको, जिसकी हेल्प से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, एंड एल्निको एलॉय होता है आयरन का, इसके साथ एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल प्लस कोबाल्ट। ओके, तो एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट के प्रेजेंस की वजह से ये क्या कहलाता है? एल्निको कहलाता है। ओके, तो ऐसे ही और भी वेरियस नंबर ऑफ एलॉयज है। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल। द सेकेंड, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड को हम बोल सकते हैं, लेट्स सपोज मरकरी की थोड़ी बहुत अमाउंट सोडियम में प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या बनेगा? एमलगम बनेगा। बट यहां पे सोडियम सॉल्वेंट है और मरकरी सॉल्यूट है। ठीक है, चलिए फिर अगर आपने उस एग्जाम्पल को नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो सॉल्ट में जो नमी होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। तो सॉल्ट मीन्स सॉलिड और हाइड्रेटेड मीन्स वाटर। तो वाटर पार्टिकल्स सॉलिड सॉल्ट में प्रेजेंट है, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। तो पैलेडियम एक मेटल है, सॉलिड मेटल है, उस सॉलिड मेटल में हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व रहती है। ठीक है, हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। क्लियर? तो पैलेडियम सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है, तो गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। नोट हो गया? अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल टॉपिक, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने क्लास 9 में डिस्कस किया है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? तो फर्स्ट है मास परसेंटेज एंड सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो होपफुली सभी को याद होगा। तो देखो, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज स्पेसिफिकली हम
सॉल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूट का मास परसेंट क्या कहलाता है? तो सॉल्यूट का मास परसेंट कहलाता है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है। तो जितना भी ग्राम प्रेजेंट होगा वो क्वांटिटी उसकी सॉल्यूट के मास परसेंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? जैसे कि मान लो हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है शुगर का वाटर में, ओके। एंड किसी भी सॉल्यूट का वाटर में सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें जो एक्यू वर्ड होता है तो वो एक्यू रिप्रेजेंट करता है एक्वा को, और एक्वा रिप्रेजेंट करता है वाटर को। ठीक है? तो लेट्स सपोज इसमें शुगर के 5 ग्राम डिसॉल्व है। ठीक है? तो एक सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, उस सॉल्यूशन में शुगर के 5 ग्राम डिसॉल्व है। तो इट मींस इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? दैट इज 5% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है? एंड मास परसेंटेज को हम वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, वेट परसेंटेज। ठीक है? एंड इसका सिंबल होता है W/W परसेंटेज। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का W/W परसेंटेज कितना है? 5%। क्लियर है यहां तक? तो ये होता है मास परसेंट का मतलब। इट इज आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन, आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, रिप्रेजेंट्स द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। एंड अगर हम सॉल्वेंट के लिए निकालें तो सॉल्वेंट के लिए भी हो जाएगा, दैट इज हाउ मच अमाउंट इन ग्राम और हाउ मच मास ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है? तो सॉल्यूशन का कितना अमाउंट होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक है? फिर फॉर्मूला वाइज देखें तो फॉर्मूला वाइज क्या हो जाएगा? W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलकर बनेगा? सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास से मिलकर बनेगा। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। ये भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे। ठीक है? इट इज जस्ट लाइक अगर हमें किसी क्लास में बॉयज का परसेंट निकालना है, बॉयज के परसेंट कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज को ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी आ जाएंगी, बॉयज भी आ जाएंगे। ठीक है? तो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, तो उससे क्या निकलता? बॉयज का परसेंट निकलता है एक क्लास में। सिमिलरली एक सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट से मिलकर बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी मास होगा उसको हम यहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मास को ऊपर, सॉल्यूशन के मास को नीचे इनटू 100। उससे मिलेगा हमें सॉल्यूट का मास परसेंट। क्लियर? एंड अगर सॉल्वेंट का मास परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? तक न्यूमेरिकल टॉपिक है। ठीक है? अब देखो सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या तो वॉल्यूम परसेंट को वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट मींस हाउ मच ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट्स आ जाएंगे, और वॉल्यूम की यूनिट्स हमें क्या लेना है? ml लेना है, मिलीलीटर लेना है। ठीक है? सिंबल क्या होता है? V/V, वॉल्यूम और वॉल्यूम। तो V/V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास की जगह वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, मिलीलीटर। ठीक है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स सॉल्यूशन के जो कि न्यूमेरिकल टॉपिक है, एंड ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्लास 9 में।
तो क्वेश्चंस वगैरह आप लोग वहां से कर सकते हो। एंड इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एनटीएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं वो बहुत इजी होता है, आसान होता है। ठीक है, चलिए तो देखो एक एग्जांपल देख लो। लेट्स सपोज ऐसा लिखा हुआ है 15% W/W शुगर सॉल्यूशन, ऐसा लिखा हुआ। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग क्या मीनिंग निकालोगे, क्या मतलब निकालोगे? तो उसका क्या मतलब निकलेगा कि एक शुगर का सॉल्यूशन है, उस शुगर के सॉल्यूशन में 15 ग्राम मीन्स 15 ग्राम शुगर डिसॉल्व है कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये मतलब होता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो जितना भी परसेंटेज दिया हुआ W/W के टर्म्स में, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है W/W के टर्म्स में, उतना ग्राम सॉल्यूट का, उतना ग्राम सॉल्यूट का कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ गए यहां तक? तो इसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लो। ठीक है, ओके, अब डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ठीक है, तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में हमने पानी भर लिया। ठीक है, तो यहां पे ये वाटर है जो कि सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? अब देखो हम इसमें शुगर डिसॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने शुगर के 1 ग्राम को डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व हो गया। फिर हमने 1 ग्राम और डिसॉल्व किया, तो कितना हो गया? 2 ग्राम, तो वो भी डिसॉल्व हो गया। फिर हमने 1 ग्राम और डिसॉल्व किया, 3 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई। फिर एक और ग्राम, तो 4 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई। ओके, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी भी शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं इस सॉल्वेंट में, तो वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। ठीक है, इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में और एक्स्ट्रा हम सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। तो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते या फिर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो डिसॉल्व हो चुका है। क्लियर रहता है? मीन्स सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके समझो, जैसे आप लोग पढ़ाई करने बैठे तो आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। आप लोग पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, लेकिन फिर उसके बाद नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप लोग क्या हो चुके हो? सैचुरेटेड हो चुके हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही केस है कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्यूट डिसॉल्व करते गए एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो गया, मींस हम और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। तो उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है आता? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस सच सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute can be added at the given temperature। मीन्स जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं वो टेम्परेचर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, कि टेम्परेचर पे भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, तो अभी फिलहाल हमारा जो केस था
जिसमें हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया था, तो उसमें हमने शुगर की मैक्सिमम कितनी अमाउंट डिसॉल्व की, 4 ग्राम अमाउंट डिसॉल्व की। 4 ग्राम से ज्यादा शुगर इस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ओके, चलिए अब बताओ, अगर हम थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लें और उसमें वाटर फिलअप करें। ये देखो, ठीक है। तो पहले कंटेनर की साइज इतनी थी और अभी कंटेनर की साइज इतनी है। पहले वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, अब वाटर की क्वांटिटी कितनी है। ओके, तो अब बताओ, जब हम इसमें शुगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या शुगर की केवल 4 ग्राम अमाउंट ही डिसॉल्व हो पाएगी क्या? 4 ग्राम से ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इस वाटर में? तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो उसके पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है शुगर को डिसॉल्व करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, शुगर की 4 ग्राम से भी ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो पाएगी इतने वाटर में, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो सामने वाला सॉल्यूट है उस सॉल्यूट की मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट भी बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? तो उस सिचुएशन में हमें शुगर की कुछ और अमाउंट मिलेगी जो कि मैक्सिमम डिसॉल्व हो पाएगी इस गिवन सॉल्वेंट में। क्लियर है तक? चलिए, तो अगर हम शुगर के 4 ग्राम को इतने वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में हम फर्दर और एक्स्ट्रा सॉल्यूट मींस और एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व कर पाएंगे। इट मींस वो सॉल्यूशन अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है तक? तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा? तो ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में हम फर्दर और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है तक? देखो, such solution in which some more amount of solute can be dissolved. Clear? ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको नोट करो फटाफट। अब देखो, लेट्स सपोज हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने इतना वाटर ले लिया। इनिशियली हमने इतना वाटर लिया, ठीक है। फिर हमने इसमें शुगर डिसॉल्व की, तो शुगर की मैक्सिमम 5 ग्राम अमाउंट डिसॉल्व हो पाई। क्लियर? फिर उसके बाद शुगर की और एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें और एक्स्ट्रा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब देखो, अगर हम इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और एक्स्ट्रा वाटर में सॉल्वेंट ऐड कर दे तो बताओ ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होगा, तो इसको क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड बन जाएगा, क्योंकि हम इसमें और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं। तो इट मींस वो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। मींस किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट उसमें ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन में। क्लियर है तक? चलिए इसको नोट कर लेना आप लोग। जो मैंने पॉइंट बताया कि किसी
सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के थ्रू किस तरीके से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। एंड ये भी हमने डिटेल में क्लास 9 में पढ़ा है। तो देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी में दो टर्म है, तो एक है सॉल्युबल और दूसरी एबिलिटी। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले हम, तो एबिलिटी ऑफ solute to dissolve or soluble in solvent। ओके, मीन्स किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट की कितनी एबिलिटी है डिसॉल्व होने की या फिर सॉल्युबल होने की, तो उसे क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। क्लियर है? मीन्स कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम पॉसिबल डिसॉल्व हो सकता है या फिर सॉल्युबल हो सकता है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये कंटेनर लिया, इस साइज का कंटेनर लिया और उसमें हमने वाटर फिलअप किया। ठीक है, तो इसमें हमने शुगर डिसॉल्व की और शुगर की मैक्सिमम कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो पाई, 5 ग्राम डिसॉल्व हो पाई। मैक्सिमम पॉसिबल शुगर कितना डिसॉल्व हो पाया, 5 ग्राम डिसॉल्व हो पाया। उसके बाद वो शुगर इसमें वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में शुगर की मैक्सिमम कितनी एबिलिटी डिसॉल्व होने की, 5 ग्राम। तो शुगर की मैक्सिमम 5 ग्राम डिसॉल्व होती है इतने सॉल्वेंट में, इतने वाटर में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में शुगर की सॉल्युबिलिटी 5 ग्राम। ओके, फिर अगर हम कोई दूसरा कंटेनर लें जिसकी साइज इससे ज्यादा है और उसको भी हमने ऑलमोस्ट फुल्ली फिल कर लिया, तो ये हमने इसमें वाटर को फुल्ली फिल कर लिया इस कंटेनर में, एंड इसमें हम शुगर डिसॉल्व करेंगे। तो अब ये बताओ, क्या इतने वाटर में भी शुगर केवल 5 ग्राम ही डिसॉल्व पाएगी मैक्सिमम? तो आंसर क्या होगा, नो। इट मीन्स यहां पर शुगर की 5 ग्राम से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो पाएगी इतने वाटर में। ओके, लेट्स सपोज यहां पर मैक्सिमम अमाउंट शुगर की डिसॉल्व हो पाई 8 ग्राम, तो यहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी जाएगी, 8 ग्राम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को चेंज करते जाएंगे, तो जो सॉल्यूट है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल डिसॉल्व हो सकता है उसकी अमाउंट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट की अमाउंट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट की अमाउंट को फिक्स करके हम चेक करते हैं अलग अलग सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है, और उसे ही हम क्या बोल देंगे, उस सब्सटेंस को सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। क्लियर है आकर? तो अब देखो सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट फिक्स की जाती है सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको देखते हैं। तो यहां पे सॉल्वेंट की 100 ग्राम अमाउंट फिक्स की जाती है किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने के लिए। ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी किसकी डिफाइंड होती है, सॉल्यूट्स की डिफाइंड होती है। क्लियर? चलिए, तो देखो किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में किसी सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम मीन्स मास, कितनी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है ताकि हमें क्या मिले, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले एट द गिवन टेम्परेचर। उस मैक्सिमम अमाउंट को क्या कहा जाएगा,
सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। किसकी? सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखो, सॉल्वेंट के 100 ग्राम अमाउंट में सॉल्यूट की मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट जितनी डिसॉल्व हो सकती है, जिससे सॉल्यूशन हमें क्या मिले? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले एट गिवन टेम्परेचर। तो उस मैक्सिमम अमाउंट को उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसको डेफिनेशन बना सकते हो आप लोग। ओके, इसको नोट कर लेना आप लोग। क्लियर? चलिए अब देखो, लेट्स सपोज हमारे पास यहां पे कंटेनर है और कंटेनर में वाटर है। ठीक है, और वाटर की है कितनी अमाउंट? 100 ग्राम अमाउंट। ठीक है, अब इसमें हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया, लेट्स सपोज ए, एंड ए की मैक्सिमम कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो पाई वाटर में? लेट्स सपोज 8 ग्राम। क्लियर? तो ए की सॉल्युबिलिटी कितनी रहेगी? 8 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से मेंशन किया जाता है सॉल्युबिलिटी को कि किसी सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। क्लियर है आता? फिर हमने ए के बजाय कोई दूसरा सॉल्यूट बी डिसॉल्व किया और उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो पाई 10 ग्राम। तो बी की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? बी की सॉल्युबिलिटी होगी 10 ग्राम पर 100 ग्राम। ओके, तो एक गिवन टेम्परेचर पे मींस हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, लेट्स सपोज रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ए की सॉल्युबिलिटी है 8 ग्राम और बी की सॉल्युबिलिटी है 10 ग्राम। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्लियर आता है? चलिए फिर देखो, अगर हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है जो कि सॉल्वेंट है और उसकी अमाउंट है 50 ग्राम। ठीक है, हमने कोई सब्सटेंस डिसॉल्व किया और उसकी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिसॉल्व हो पाई 3 ग्राम सपोज कर रहे हैं। तो इस सब्सटेंस की मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कितने डिसॉल्व हो पाई है? 3 ग्राम। कितने में? 50 ग्राम सॉल्वेंट में। बट सॉल्युबिलिटी कितने की डिफाइंड होती है? 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होती है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिसॉल्व हो पाएगी। तो यहां पर हम आराम से निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इस सब्सटेंस की। वो कैसे? तो देखो, 50 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो पाया? 3 ग्राम मैक्सिमम। ओके, तो 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व हो पाता वो? अगर सॉल्वेंट की 100 ग्राम अमाउंट होती तो कितना डिसॉल्व हो पाता? तो ऑब्वियस सी बात है 3 का डबल, दैट इज 6 ग्राम। तो इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कितनी रहेगी? 6 ग्राम पर 100 ग्राम। क्लियर है तक? चलिए, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 इंटू 100। ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी का। क्लियर? इसको नोट कर लो। ओके, अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of solute. ओके, एंड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। तो देखो हम जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया और उसमें सॉल्वेंट फिल किया, ठीक है। एंड लेट्स सपोज सॉल्वेंट की हम एग्जैक्टली 100 ग्राम क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, क्लियर। और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जिसकी अमाउंट 100 ग्राम है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हमने सब्सटेंस ए की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व की 5 ग्राम, क्लियर। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 5 ग्राम होगी, 5 ग्राम पर 100 ग्राम, क्लियर है आता। फिर देखो हमने क्या किया, और एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। मीन्स 5 ग्राम तो इसमें डिसॉल्व है ही, पर हम उसमें और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने 2 ग्राम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, कितना? 2 ग्राम, क्लियर। हमारे पास इस टाइप की फिर से सिचुएशन आई। तो अब बताओ इस सॉल्यूशन में क्या वो 2 ग्राम और एक्स्ट्रा डिसॉल्व हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? नीचे जाके सेटल हो जाएगा। 2 ग्राम क्या हो जाएगा? नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो अभी भी इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ए की कितनी अमाउंट डिसॉल्व है? 5 ग्राम डिसॉल्व है। क्वांटिटी कितनी है? वाटर की क्वांटिटी 100 ग्राम ही है और टेम्परेचर भी उतना ही है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एंड ये एक्स्ट्रा जो 2 ग्राम हमने डिसॉल्व किया था वो यहां नीचे आके जमा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्लियर। एंड लेट्स सपोज टेम्परेचर इंक्रीज होकर टेम्परेचर कितना हो गया? 28 डिग्री सेल्सियस हो, क्लियर। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो नीचे जो यहाँ पे जो सॉल्यूट जमा हुए थे, नीचे सेटल हुए थे, उसमें से कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो गए और यहाँ पे जो नीचे जमा सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम हो गई, क्लियर। ये देखो, अब सिर्फ इतने ही सॉल्यूट नीचे जाके सेटल्ड है, ठीक है। फिर जब हमने इसको फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके चेक किया कि इस पर्टिकुलर सेटल्ड सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है? 1 ग्राम अमाउंट है। इट मींस 2 ग्राम में से 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया। तो अब ये बताओ इसमें मैक्सिमम सॉल्यूट ए की कितनी अमाउंट डिसॉल्व है? इसमें डिसॉल्व है 6 ग्राम और सॉल्वेंट की उतनी क्वांटिटी दैट इज 100 ग्राम। बस हुआ क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होता है? सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी मोस्ट ऑफ द केस में इंक्रीज होती है, क्लियर है। अगर कुछ बहुत ही रेयर केसेस है जिसमें सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी मींस सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्लियर है। अगर चलिए, तो होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जनरली, नॉट इन 100% केसेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्लियर है। आता चलो इसको भी नोट कर लो।
ठीक है। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखो ऐसा सॉल्यूट जिस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूट जिस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, तो वो सॉल्यूट टेक्निकली क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक सॉल्यूट कहलाता है। क्लियर? एंड अगर कोई सॉल्यूट जिसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ठीक है। तो यहां पे ऐसा सॉल्यूट जिस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, तो वैसा सॉल्यूट क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक सॉल्यूट कहलाता है। एक्सोथर्मिक सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक सॉल्यूट के एग्जांपल्स में मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं जो कि एंडोथर्मिक सॉल्यूट की कैटेगरी में आते हैं। एंड एक्सोथर्मिक सॉल्यूट की कैटेगरी में सीरियम सल्फेट आता है। ये आप लोगों को जस्ट अपनी नॉलेज के लिए एग्जांपल याद रखना है। क्लियर है? अगर चलिए इतना नोट करो, फिर और भी डिस्कस करते हैं। ओके, नोट कर लिए। यहां पे हमने सीखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी हम मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड इट्स टाइप। हेटेरोजेनियस मिक्सचर और उसके टाइप्स। ओके, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट का कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। क्लियर? तो सच मिक्सचर इन विच composition of its कंपोनेंट में जिन सब्सटेंस से मिलकर वो मिक्सचर बना है is non-uniform throughout the mixture is known as heterogeneous mixture। क्लियर? फिर देखो हेटेरोजेनियस मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। तो एक होता है सस्पेंशन और दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन। याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्लास 9 में पढ़ा था हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर सिंपली कोलॉइड्स। ओके, चलिए तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सस्पेंशन, उसके बाद फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सस्पेंशन क्या होता है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। लेट्स सपोज हम एक कंटेनर ले रहे हैं और उस कंटेनर में वाटर फिलअप कर रहे हैं। ओके, तो वाटर एक सब्सटेंस है। फिर हम इसमें सैंड इंट्रोड्यूस करेंगे, सैंड मिक्स करेंगे। ठीक है, एंड सैंड को मिक्स करके
स्टीयर कर देंगे, उसको हिला देंगे। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, और ये सपोज मान लो एक कांच का कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर। तो उस ट्रांसपेरेंट कंटेनर में पानी भरा हुआ है, साफ पानी है, और उस साफ पानी में हम बाहर से रेत मिला रहे हैं और रेत मिलाकर उसको हिला रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि शुरुआत में तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स है, वो सैंड के पार्टिकल्स वाटर में इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक है, इधर उधर वाटर में घूमते हुए नजर आएंगे आप लोग, क्लियर। बट आप लोग अगर इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक जगह रख दो और फिर उसको डिस्टर्ब ना करो, तो कुछ देर के बाद आप लोग क्या देखोगे कि सैंड के पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे जाके सेटल हो रहे हैं, और कुछ देर के बाद सैंड के ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स नीचे जाके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है, इस टाइप का जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर कहलाता है सस्पेंशन, क्लियर है था। तो सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें किसी लिक्विड में डिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स इनिशियली तो डिसॉल्व रहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें उन पार्टिकल्स को डिसॉल्व नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, सस्पेंडेड बोलना चाहिए, ठीक है। तो जो सैंड के पार्टिकल्स इनिशियली वाटर में सस्पेंडेड थे, इधर उधर मिक्स्ड थे, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुछ समय के बाद अगर हम उस मिक्सचर को डिस्टर्ब ना करें, वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। तो उस टाइप का हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है सस्पेंशन, क्लियर है आता। तो सस्पेंशन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, तो सच heterogeneous mixture in which suspended solid particles in a liquid gets settled down after some time when mixture is left undisturbed, when mixture is left undisturbed, क्लियर है अगर। ये हो जाएगा सस्पेंशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओके। फिर देखो सस्पेंशन एक अनस्टेबल मिक्सचर या फिर अनस्टेबल सिस्टम होता है, मींस सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पर अनस्टेबल बोलने का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैं सस्पेंशन सस्पेंशंस आर अनस्टेबल इन नेचर। तो अनस्टेबल बोलने का मतलब ये है कि जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट है जो कि इनिशियली किसी पर्टिकुलर मीडियम में सस्पेंडेड थे, वो पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उस मीडियम से सेपरेट हो रहे हैं, वो उस मीडियम में नहीं रह पा। जैसे कि यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर में जो सैंड के सस्पेंडेड पार्टिकल है वो वाटर में नहीं रह पा रहे, वाटर से सेपरेट हो जा रहे हैं आसानी से, ठीक है। सेपरेट हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, उस पर डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रह पा रहे, तो उसको कहा जाता है अनस्टेबल, ठीक है। तो सस्पेंशन कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें सस्पेंशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक कंटिन्यूअस मीडियम से नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर है अगर। तो इस वजह से सस्पेंशन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था सस्पेंशन का। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमने क्लास 9 में डिस्कस किया है डिटेल में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो कि लगते तो होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। एंड उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स एक कंटिन्यूअस मीडियम में
हमेशा क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, मीन्स वो नीचे जाके आसानी से सेटल नहीं होते। मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेबल सिस्टम होता है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझो कि लेट्स सपोज कोलाइड की वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। लेट्स सपोज हमने कंटेनर लिया और कंटेनर में वाटर फिलअप किया। ओके, 1 सेकेंड पानी पी लेता हूं। ओके, हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है। ओके, फिर जब हम इसमें मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे और मिक्स करके स्टीयर करेंगे तो आप लोग क्या देखोगे कि जो वाटर है वो मिल्क जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमने वाटर में क्या मिक्स किया, मिल्क पाउडर मिक्स किया। तो मिल्क पाउडर की जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स वाटर में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होने के बाद वाटर में ही सस्पेंडेड रहेंगे। मींस अगर हम इस मिक्सचर को एक जगह रख देंगे, देखो यहाँ मिक्सचर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमने मिल्क पाउडर को वाटर में मिक्स किया तो मिक्सचर बना, और उस मिक्सचर में वाटर में प्रेजेंट ये जो मिल्क पाउडर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर में ही मिक्स्ड रहेंगे। मींस उसको हम इस मिक्सचर को अगर एक जगह रख देंगे तो एक जगह रखने पर मिल्क पाउडर के पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल नहीं होंगे जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है तक? फिर उसके बाद आप लोग ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जो मिल्क पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व है वो पार्टिकल्स आप लोगों को डायरेक्टली आंखों से नजर नहीं आएंगे, जो कि यहाँ पर आसानी से ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो सस्पेंशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें डायरेक्टली आंखों से नजर आते हैं, बट किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल हमें नजर नहीं आते। ठीक है, फिर एक और बात, आप लोग जब इस मिक्सचर को बनाओगे तो मिक्सचर को बनाने के बाद आप लोगों को दिखेगा कि ये सॉल्यूशन तो होमोजेनियस ऐसा नजर आ रहा है, बट वो एक्चुअली होता कैसा है, हेट्रोजेनियस होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मिक्सचर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। मींस इनके कंपैरिजन में, मींस सस्पेंशन के सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में कोलाइड्स के सस्पेंडेड पार्टिकल मींस कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज कम होती है, और साइज के बेसिस पर ही एक्चुअली कोलाइड्स, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का, मींस कोलाइड्स का। तो कोलाइड्स एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि लगता तो होमोजीनियस है बट एक्चुअली में होता हेट्रोजीनियस है, और उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर मीडियम में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमेशा क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, और उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की साइज काफी छोटी होती है। ठीक है, तो अगर साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ओके, अब यहां पे नैनोमीटर बहुत ही छोटी वैल्यू है, वो कैसे, तो देखो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर, मींस 1 मीटर का 10 टू द पावर ऑफ 9th पार्ट। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे ऐसा 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/1 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर। इतनी छोटी वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर की, और इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, कोलाइड के। क्लियर है तक? एंड सस्पेंशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की साइज होती है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। मींस सस्पेंशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की साइज रिलेटिवली बिग होती है, और बिग साइज होने की वजह से वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें ऑब्जर्व नहीं होता, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज काफी छोटी होती है। क्लियर है तक? एंड ट्रू सॉल्यूशन यही लिख रहे हैं, ट्रू
सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स की साइज है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज होती है वो साइज कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज से भी छोटी होती है, ठीक है। इट मींस ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, मींस बहुत 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 छोटी। क्लियर है? तक इन पॉइंट्स को नोट कर लेना कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है और सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है, और कोलाइड्स में सस्पेंडेड पार्टिकल्स में कोलाइडल पार्टिकल की साइज कहां से कहां तक वेरी कर सकती है। क्लियर है? अगर तो कोलाइड्स में कोलाइडल पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मीडियम से सेपरेट नहीं होते, मींस नीचे जाके सेटल नहीं होते, तो इस वजह से कोलाइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कोलाइड्स आर स्टेबल इन नेचर, और कोलाइड्स के पार्टिकल्स को हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। एंड कोलाइड्स के पार्टिकल मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, उन कोलाइडल पार्टिकल को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, जो कि यहां पर किया जा सकता है। तो हम सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल को इस लिक्विड मीडियम से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से। लेकिन हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल को एक कंटिन्यूअस मीडियम से सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मिल्क पाउडर डालोगे पानी में डालने के बाद उसको घोलोगे तो आप लोगों को मिल्क जैसा सॉल्यूशन मिलेगा। उस मिल्क जैसे सॉल्यूशन को आप लोगों फिल्टर पेपर में डालोगे तो फिल्टर पेपर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा मिक्सचर फिल्टर पेपर से पार हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग इसको इस मिक्सचर को फिल्टर पेपर में डालोगे तो आप लोग देखोगे फिल्टर पेपर में ये सैंड के पार्टिकल्स आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सस्पेंशन को आसानी से सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लिक्विड मीडियम से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोलाइड्स में सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के और भी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन एक 2 फेज सिस्टम होता है, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 फेजेस होते हैं। अब वो कौन से तो देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन इज 2 फेज सिस्टम और 2 फेज सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन इज known as first phase is known as dispersion medium and second one is known as dispersed phase। ओके, तो ये फेसेस हैं किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के। एंड डिस्पर्जन मीडियम मींस तो इट इज जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। तो जिस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है उसी तरीके से हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो उसकी डेफिनेशन भी सेम होती है कि द कंपोनेंट which is present in larger amount and just like solvent in solution, true solution। ओके, तो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था तो उसमें जो वाटर था वो वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? एंड डिस्पर्जन मीडियम में जो डिस्पर्स्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, ठीक है। मींस जो कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, मींस ऐसे पार्टिकल्स जिन पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है किसी कंटिन्यूअस मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में, तो उन कोलाइडल पार्टिकल को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं
वो पार्टिकल्स या फिर मिल्क पाउडर क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेस कहलाएगा। क्लियर? तो डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्जर मीडियम में डिसॉल्व करके क्या बनाया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। या फिर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जर मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्स्ड रहते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेस की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? तो सिंपली जैसे सॉल्यूट होता है ना ट्रू सॉल्यूशन में, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट which is present in lesser amount and just like solute in true solution। क्लियर है तक? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस का। ठीक है, चलिए उसको भी नोट कर लेना। फिर देखो अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जर मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन का, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द basis of physical state of dispersion medium and dispersed phase। ओके, चलिए तो देखो फर्स्ट कॉलम में डिस्पर्स्ड फेस मेंशन करेंगे, मींस डिस्पर्स्ड फेस की फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे। एंड सेकंड कॉलम में डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे। ओके, एंड यहां पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ कोलाइड्स। ओके, तो उस कोलाइड को क्या बोला जाता है? क्लियर? एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, एक कॉलम बनाओ फटाफट, उस पर डिस्कस करते हैं। फटाफट कॉलम बनाओ आप लोग। बना ली कॉलम? अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम in liquid phase, okay, and dispersed phase in solid phase। ठीक है, that means what do you mean by the colloids in which dispersion medium is liquid and dispersed phase is solid, that is solid dispersed in liquid, तो उसे कहा जाता है सोल। तो जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, मींस डिस्पर्स्ड रहते हैं, तो उस टाइप के कोलाइड को सोल कहा जाता है। क्लियर? और इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं पेंट्स, पिगमेंटेड इंक, एंटासिड सॉल्यूशन, एंटासिड जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, एंड सेल फ्लूइड्स जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, एक्सेट्रा, और भी खूब सारे एग्जांपल्स हैं सोल के। क्लियर? जो फर्स्ट केस है कोलाइड का। अब देखो नेक्स्ट केस, इसमें फिर से हम डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड लेंगे एंड लेट्स सपोज डिस्पर्स्ड फेस लेते हैं इस वक्त गैस। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड? ठीक है, तो इसको बोला जाता है फोम। ठीक है, तो जब किसी लिक्विड में गैस डिस्पर्स रहती है तो उसे क्या जाता है? फोम कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में क्या क्या? तो एग्जांपल जैसे कि सोप लेदर, साबुन की
झाग बन रही है साबुन की, ठीक है। वैसे ही whipped cream, ये तो whipped cream भी फोम के एग्जांपल के अंदर आती है, ओके। एंड शेविंग क्रीम भी फोम के एग्जांपल के अंदर आती है, शेविंग क्रीम। क्लियर? ये है सेकंड केस, ओके। अब देखो नेक्स्ट केस, तो dispersion medium liquid and dispersed phase is also liquid, it is liquid dispersed in liquid। तो liquid dispersed in liquid के केस में जो कोलाइड है वो कहलाता है इमल्शन। इसको क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इमल्शन में जैसे आपने सुना होगा ट्रैक्टर इमल्शन पेंट आता है, ठीक है। तो इमल्शन पेंट को हम इमल्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट इज मिल्क। तो मिल्क क्या है? इमल्शन है। जिस इमल्शन में जो कंटिन्यूअस लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम होता है वो क्या होता है? वाटर। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट के लिक्विड पार्टिकल्स डिसॉल्व रहते हैं। तो फैट लिक्विड या फिर लिक्विड फैट डिसॉल्व इन वाटर इज कंसिडर्ड एज मिल्क। क्लियर है तक? चलिए, ये हो गया इमल्शन का एग्जांपल। फिर वैसे ही हेयर क्रीम भी इमल्शन के एग्जांपल में आती है, ठीक है ना। एग्जांपल्स कभी कभी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में, ओके। तो ये हुआ डिस्पर्सन मीडियम का 3 केस, सॉरी लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम का 3 केस। अब देखो नेक्स्ट, हम डिस्पर्सन मीडियम चेंज कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहां पे देते हैं गैस। तो अगर गैस डिस्पर्सन मीडियम हो और सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस हो, मींस सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन गैसियस डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम मींस कंटीन्यूअस मीडियम जिसमें डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, तो इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है एरोसॉल। अब इसके एग्जांपल में क्या जाएगा? तो सिंपली स्मोक। स्मोक में कार्बन के सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर गैस है, ठीक है। एंड डस्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं? एरोसॉल बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो क्या कहलाता है? लिक्विड एरोसॉल, ओके। तो लिक्विड एरोसॉल के एग्जांपल में जैसे कि फॉग, ओके। तो फॉग मीन्स एयर में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली मिस्ट, तो मिस्ट भी सेम फॉग जैसा ही होता है, बट दोनों में किसका डिफरेंस होता है? डेंसिटी का डिफरेंस होता है। फॉग ज्यादा डेंस होती है और मिस्ट कम डेंस होती है, ठीक है। मींस हम मिस्ट में ज्यादा दूर तक देख पाते हैं और फॉग में कम दूरी तक देख पाते हैं। दोनों में विजिबिलिटी का भी डिफरेंस होता है, विजिबिलिटी और डेंसिटी का डिफरेंस होता है। क्लियर है तक? चलिए, फिर और एग्जांपल में इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ओके। तो ये एग्जांपल है किसके? लिक्विड एरोसोल के। क्लियर? फिर अब देखो गैस डिस्पर्स्ड इन गैस। तो ये जो सिस्टम है गैस इन गैस, वो हमेशा क्या बनाता है? ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। क्लियर? तो गैस इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे? ट्रू सॉल्यूशन में आएंगे। गैस और गैस हमेशा यूनिफॉर्मली मिक्स होती है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है। तो गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म्स यूनिफॉर्म मिक्सचर दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। तो दे कांट बी कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है तक? चलिए, तो इसलिए मैं यहां पे इसको हटा रहा हूं, इसको आप लोग लिख लेना, ये एक्सेप्शन है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट डिस्पर्जन मीडियम दैट इज सॉलिड। ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं सॉलिड डिस्पर्जन इन सॉलिड। तो जब सॉलिड सॉलिड में डिस्पर्स होता है तो उसको कहा जाता है सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। ओके, एंड ऐसे एग्जांपल्स में क्या आते हैं, एलॉयज। तो एलॉयज ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है और सॉलिड सोल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास जिसको रूबी ग्लास भी बोलते हैं, कलरफुल ग्लास होते हैं ना, तो वो भी सॉलिड सोल के एग्जांपल में आता है। ठीक है, फिर जैम स्टोन्स, जैम स्टोन्स मींस कलरफुल स्टोन्स जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए स्टोन लगा होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में, तो उन्हें क्या कहा जाता है, जैम स्टोन कहा जाता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड एंड dispersed phase is liquid, that is liquid dispersed in solid। तो इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है जेल, इसमें बोलेंगे हम जेल बोलेंगे। एंड जेल के एग्जांपल में सिंपली हेयर जेल, ठीक है, जेली जो खाने की जेली आती है। ओके, एंड हम जेल के एग्जांपल में ले सकते हैं चीज, बटर एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे जेल के। क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट केस है सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम एंड गैस डिस्पर्स्ड फेज। तो जब गैस सॉलिड में डिस्पर्ज होती है तो उसे कहा जाता है सॉलिड फोम, उसे क्या कहा जाता है, सॉलिड फोम कहा जाता है। ओके, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्यूमाइस स्टोन। तो प्यूमाइस स्टोन आपने देखा होगा, एक पोरस पत्थर आता है मार्केट में जिसको हम यूज करते हैं हाथ पैर के मैल को हटाने के लिए। ठीक है, तो पोरस टाइप का एक पत्थर आता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। वो क्या होता है, सॉलिड फोम का एग्जांपल है। क्लियर आंसर? फिर रबर के भी फोम आते हैं, फोम रबर जिसको बोला जाता है, तो वो भी सॉलिड फोम के एग्जांपल में आता है। क्लियर है आता? तो ये है टाइप्स ऑफ कोलाइड। ओके, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे सोल की कैटेगरी में कितनी कैटेगरी है, तो दो कैटेगरी, एक सिंपली सोल और दूसरा सॉलिड सोल। ओके, एंड दोनों ही केस में डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, बस डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग है। तो सिंपली सोल मींस डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, एंड सॉलिड सोल मींस सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। क्लियर? अब देखो फोम, तो फोम यहां पर है और यहां पर है, तो दोनों केस में देखो क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। तो जब डिस्पर्स्ड फेज गैस को, डिस्पर्स्ड फेज गैस को, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फोम बोलेंगे, मींस फुला हुआ, ऐसे समझो फुला हुआ। तो गैस फुलाती है तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। तो जब डिस्पर्स्ड फेज गैस होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोम बोलेंगे। एंड अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हुआ तो उसको स्पेशली बोलेंगे सॉलिड फोम। क्लियर है आंसर? फिर ये एक स्पेशल कैटेगरी है, इमल्शन। तो इमल्शन मींस लिक्विड इन लिक्विड, ये स्पेशल ही कैटेगरी है। फिर देखो एरोसॉल, तो एरोसॉल में डिस्पर्जन मीडियम, देखो तो एरोसॉल में डिस्पर्जन मीडियम गैस है और लिक्विड एरोसॉल में भी डिस्पर्जन मीडियम गैस है। तो जब डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो उसको बोलेंगे हम एरोसॉल, एंड उस सिचुएशन में जब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज हो तो उसको लिक्विड एरोसॉल बोलेंगे। तो एरोसॉल के केस में डिस्पर्जन मीडियम गैस हुआ। क्लियर? एंड फिर एक यूनिक कैटेगरी दैट इज जेल। तो जेल में लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको याद नहीं कर सकते। ओके, चलिए इतना नोट कर लो। एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, इस वजह से आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी फिर आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इतना।